हाय बच्चों, मेरा नाम गौरव यादव। यूपी बोर्ड क्लास 10th केमिस्ट्री की पहली वीडियो मैं यूट्यूब पर डालने जा रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि आप सही से पूरी वीडियो अच्छे से देखें और सही से सुनें, और सुनने के बाद साथ ही साथ उसे रिवाइज भी करते जाएं और उसके नोट्स भी बनाते जाएं। जो बात समझ में ना आए उसे दोबारा रिवाइज करके देख लें ताकि आप बेहतर सीख सकें। चलो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का पहले पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उनके प्रकार। पार्ट का नाम हम ऊपर डाल दें, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उनके प्रकार। ठीक, तो सबसे पहले इस नाम से ही हम डिस्कस करना, पार्ट के नाम से ही हम शुरुआत करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। और उससे पहले हम जाने अभिक्रियाएं क्या है। तो अभिक्रिया ये किसे कहते हैं। सबसे पहले अगर तुमसे कोई पूछने लग जाए अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो अभिक्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो किसी पदार्थ के गुण को बदल देती हैं, संगठन को बदल देती हैं, उसकी भौतिक अवस्था को बदल देती हैं, रासायनिक गुण को बदल देती हैं और रंग रूप को बदल देती हैं। वे क्रियाएं अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे क्रियाएं जो किसी पदार्थ के गुण, संगठन और उसकी प्रकृति, उसके रंग रूप आदि किसी में भी परिवर्तन कर देती हैं, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो रासायनिक अभिक्रियाएं। सब चीज समझ में आई है, धैर्यपूर्वक सुनते जाएं, जो बात हम बोल रहे हैं वो ध्यानपूर्वक सुनें। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक रासायनिक या रासायनिक अभिक्रियाएं। नंबर दो नाभिकीय अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें पदार्थ के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें पदार्थ के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तथा रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें पदार्थ का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है। नए पदार्थ बन जाते हैं लेकिन पदार्थ का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है। जस्ट इसके अपोजिट नाभिकीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें किसी पदार्थ की बाह्यतम कोश उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते, उसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन भाग लेते हैं। उसका नाभिक टूट जाता है या जुड़ जाता है, बड़े बड़े नाभिकों में बदल जाता है। इसमें पदार्थ का स्वरूप और जो तत्व या जो अणु भाग यौगिक भाग लेते हैं, जो परमाणु भाग लेते हैं, उनका स्वरूप बदल जाता है। वो अपनी पहचान बनाए नहीं रख पाते हैं और इस सब रासायनिक अभिक्रिया में वो अपनी पहचान बनाए रखते हैं। इसलिए नाभिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन। एक नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन नाम से लग रहा होगा, जब दो हल्के हल्के नाविक जुड़कर एक बड़े नाविक का निर्माण करते हैं और अपार ऊर्जा इससे उत्पन्न होती है। यह एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। हम आगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो छोटे छोटे नाविक जुड़कर एक बड़े नाविक का उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम सुने कि सूर्य पर जो अभिक्रिया हो रही है, सूर्य पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, वहां हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है और जिससे अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये भी एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया भी एक ऊष्मीय क्षेपीय अभिक्रिया है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया भी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक बड़ा नाविक, एक भारी नाविक टूटकर दो या दो से अधिक नए नाविकों में बढ़ जाता है, अर्थात नए परमाणुओं में बढ़ जाता है। उसे हम नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें पदार्थ या परमाणु का स्वरूप बदल जाता है, वह पहले जैसा नहीं रहता, उसके पहले वाले गुण एक भी नहीं रहते हैं, वह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे परमाणु बम में यूरेनियम का उपयोग होता है, यूरेनियम टूट जाता है, ठीक है। तो
हमने जाना अभिक्रियाएं किसे कहती है। अभिक्रियाएं विक्रियाएं होती है जिससे पदार्थ के परमाणु के गुण चेंज हो जाते हैं। रासायन अभिक्रियाएं दो प्रकार की, रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया दो प्रकार की, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। इतनी चीज जानेंगे, ठीक है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों, सबसे पहले एक बात जानेंगे। कोई अगर पूछे रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है, होती क्यों है, रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है, तो बिल्कुल सरल सी बात है। रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, कोई भी अगर हम ही हो, हम हमेशा स्थायी रहना ज्यादा सुटेबल समझेंगे, लेकिन अस्थायी रहना हम ज्यादा सुटेबल नहीं समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं समझेंगे इसको। तो हम इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ भी अपने आप को स्थायी रखना चाहता है। जिस पदार्थ की ऊर्जा अधिक होती है वह अस्थायी होता है, कम स्थायी होता है। जिसकी ऊर्जा कम होती है वह अधिक स्थायी होता है। जैसे हमारे हाथ में अगर चौक हो, अगर हम उसे तोड़ें टूट कर जमीन पर गिर जाता है, अर्थात हमारे हाथ में उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होती, ठीक है। और जब वो जमीन पे गिर जाता है वो स्थायी हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसका मतलब जमीन पर उसकी स्थिर ऊर्जा कम है। इसी प्रकार जब पदार्थ एक दूसरे के समीप आते हैं, उनके अस्थायित्व के कारण वे चाहते हैं कि हम आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाएं और स्थायित्व प्राप्त कर लें। तो रासायनिक अभिक्रिया से पदार्थ स्थायित्व प्राप्त करते हैं, नए पदार्थ बनते हैं और वे स्थायी पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया से। तो रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है पता लगा हमें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसी बात को आप रिवाइज करें, हम थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में फिर से समझाते हैं। प्रत्येक पदार्थ चाहता है स्थायित्व प्राप्त करना, और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पदार्थ स्थायित्व प्राप्त करते हैं, टूट कर नए पदार्थ स्थायी पदार्थ बनते हैं। उसके बाद अब हम समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को किसी वाक्य के रूप में लिखें, अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को किसी वाक्य के रूप में लिखें तो क्या हुआ कि वह बहुत बड़ी वाक्य बन सकती है। जैसे हम अगर कहें कि जिंक ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है, जिंक ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है तो जिंक सल्फाइड और जल बनता है, जिंक सल्फाइड और जल बनता है। और जिंक सल्फाइड और जब जल बनता है तो इसे अगर हम वाक्य के रूप में लिखेंगे तो यह बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसे हम संक्षिप्त परमाणु अणुसूत्रों के आधार पर अगर लिखें या उनकी सहायता से लिखें तो यह बिल्कुल संक्षिप्त और छोटे से सूत्र में लिख जाएगा या सरल एक समीकरण में लिख जाएगा, तो एक सरल समीकरण में। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि हम रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके जो परिवर्तन होते हैं अगर उसे लिखना चाहें तो अगर वाक्य के रूप में तो बड़ा हो जाएगा, उसे छोटा लिखने के लिए हम उसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। जैसे हम कहते हैं जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस के H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जब आपस में क्रिया करते हैं तो ZnSO4 प्लस H2O ये बनता है। इसे हमने एक समीकरण के रूप में लिख दिया। समीकरण से क्या होता है कि उस पदार्थ के अणुसूत्रों का भी ज्ञान हो जाता है, उसमें कौन कौन से परमाणु भाग ले रहे इसका भी पता लग जाता है और क्या क्या बना इसका भी पता लग जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसके बाद रासायनिक समीकरण में इसे संतुलित भी किया जाता है। संतुलित क्यों किया जाता है इस बात को भी हम समझेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है इस बात को भी हम समझेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है इस बात को भी समझेंगे। रासायनिक जैसे कोई रासायनिक समीकरण है, यदि वह संतुलित नहीं है तो उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि कोई रासायनिक समीकरण यदि संतुलित नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट आगे की चैप्टर और आगे कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें और इसे सही से पढ़ें। तब तक धन्यवाद।